नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको करतार कोचिंग सेंटर के चैनल पर। आज हम लोग लेकर के प्रैक्टिस सेशन का अभी क्वेश्चन अभी तक में हुआ है वो सारे क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस बना करके हम लोग आप इसमें देखेंगे। जितना भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है वो सारे एग्ज़ाम का पेपर को जहाँ तक अभी हमारे पास 50 दिन ऑलमोस्ट है, तो उस 50 दिन में जहाँ तक सेट प्रैक्टिस को कर पाएँ आप उसको सेट बनाते रहेंगे। यह स्टार्टिंग 2022 के सेक्शन से, तो 2022 के सेट को आप बनाते हैं, जहां आपको दिक्कत आता है तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और चलिए, तो हम लोग सेट नंबर 2022 का ये पहला सेट है। मैथ को देखते हैं क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, कैसे है। कह रहा है क्या ना कि दो ट्रेन है ए और बी। देखिए आपका डेट भी यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा डेट का एग्ज़ाम हुआ है। ये आपका देखिए यहाँ पर 9/11/2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप घर पे जब भी आपके पास प्रीवियस ईयर सेट अगर होगा तो उस सेट को आप बनाएंगे, और बनाने के बाद जहां आपको समस्या होगा तो आप इस यूट्यूब का सहारा लेकर के कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, अपने चीज़ों को आसान कर सकते हैं। कह रहा है क्या कि दो ट्रेन ए और बी है जिसकी लंबाई हमारे पास दिया हुआ है, समानांतर पटरी पर एक ही दिशा में चल रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रश्न में सबसे इम्पोर्टेंट बातें क्या है तो ये याद रखना है, ये सेम डायरेक्शन। अगर बच्चे आप हिंदी में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप इंग्लिश वाले शब्द को देख लेंगे, यहाँ पर लिखा होगा सेम डायरेक्शन। कभी कभी क्या होता है ना कि आप हिंदी में देखते हैं तो पता नहीं चल पाता है कि डायरेक्शन क्या है, सेम है कि अपोजिट है, तो वहां पर क्वेश्चन आपका इधर हो जाएगा। तो आप सेम डायरेक्शन है, एक चीज याद रखना है, सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होता है वो घटता है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, जाता है। तो कह रहा है क्या कि बी का चाल दिया हुआ है, ए का भी चाल दिया हुआ है, कितने समय में एक दूसरे पार कर जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, टाइम बराबर होता है एल प्लस एल वन, एल प्लस एल वन होगा, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे तो पी प्लस पी। लेकिन ये डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन का जब मामला होगा तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए एक का जो हमारा दिया हुआ है लेंथ 195 है, और दूसरे का लेंथ 165 है। अपॉन क्या हो जाएगा तो फर्स्ट वाले का 85। ज़्यादा में से कम को घटाना है भाई, कम में से ज़्यादा को नहीं घटाना। अगर आप कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो आंसर निगेटिव में चला जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत होगा। देख ले, एक चीज़ और गौर करना है कि यहाँ पर जो डाटा दिया है वो मीटर में है, लेकिन स्पीड जो है वो किलोमीटर में। तो इसको आप चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज करोगे सर, तो 5/18 से यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ आपका इधर चला गया, ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो 8 गुना यहाँ पर 5 रहेगा। आपका आंसर 160 जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर। तो याद रखना आपको इस क्वेश्चन में यही है कि सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जाता है। तो आपका यहाँ पर डायरेक्शन डायरेक्शन है, डायरेक्शन माइनस की लिखा हुआ है a-1/a-5 बराबर 10 है। देखिए सर यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है ना, a के साथ -5 का यूज किया गया है। तो a के साथ -5 कैसे होगा, यहाँ तो a अकेला बैठा हुआ है, तो a के साथ -5 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप यहाँ पर इस चीज को छोड़िए, यहाँ पर आइए। देखिए अगर हम लिखते हैं 4+1/2 और माइनस, थोड़ा सा आप साइड में वर्क करेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, पूर्ण वैल्यू है। यहाँ पर ये जो डाटा है ना वो पूर्ण वैल्यू के रूप में, और यहाँ पर ये डाटा है फ्रैक्शन के रूप में। तब जब इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो क्या होता है कि 4 में से 2 को घटा लेते हैं, तो 4 में से 2 चला गया और फ्रैक्शन वैल्यू अपनी जगह पर फिक्स रहता है। तो जब ये चीजें हम सीख लेते हैं ना तो 2+1/2 वहीं से इसका कनेक्शन है सर। तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं ना कि बोथ साइड माइनस क्या कर लेते हैं, 5 को हटा लेते हैं। तो यहाँ a है, यहाँ भी हम 5 माइनस करते हैं, ये डाटा आपका a-5 है, रहने दीजिए, बराबर 10 है। बोथ साइड हमने क्या किया,
तो -5 कर लिया, तो दोनों साइड माइनस को हम 5 घटा लेते हैं, तो ये कंडीशन आ गया सर। तो a-5 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, -1/a-5 और इक्विवेलेंट ऑफ कितना, तो 5। अब हमें कह रहा है कि बोथ साइड क्यू कर लो भाई। अब बोथ साइड जब हम क्यू करेंगे तो यहां पर क्या होगा फॉर्मूला के रूप में, तो a-5 का क्यू प्लस क्या माइनस क्या आएगा, 1/a-5 का क्यू। फॉर्मूला जो होता है उसको आप यहाँ पर नोट करेंगे, 3 × a-5 -1/a-5 और इक्विवेलेंट ऑफ, देखिए यहाँ पर 3 के साथ a इंटू बी माइनस गुना में रहता है, तो गुना में इक्वल पार्ट है ना सर, तो ये वाला डाटा और ये वाला डाटा गुना में होगा तो आपस में कट जाएगा, वैल्यू 1 देगा तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। 5 का क्यू क्या होता है, 125 होता है। आप शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 5 दिया है। अब सोचिए कि ये 5 हो गया पूरा और यहाँ 3 है, तो ये माइनस में 15 रहेगा, जब वो दूसरे तरफ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, तो 125 और प्लस 15 यानी 140 हो। तो आप इसका आंसर जो है 140 को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बड़ा बेहतर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा समझना है। अब देखिए कोई आयताकार खेत है, उस खेत में चारों तरफ कोई कॉर्नर से कुआं खोदना है, तो जब हम कुआं खोदेंगे तो उससे जो निकला हुआ मिट्टी होगा उस मिट्टी को कहाँ हम रखेंगे, तो उस मिट्टी को चारों तरफ स्पेस पर हम लोग फैलाएंगे। तब क्या होगा, कंडीशन बनेगा, देखिए यहाँ पर। अब अगर हम मान लीजिए एक रेक्टेंगल बेस का कुआं ऐसे करके निकालते हैं, खेत है इसमें कुआं खोद दे, कुआं यहाँ पर बना हुआ है सर। अब यहां से लेकर के यहाँ की लंबाई हमारा दिया हुआ था 90, ये भी हमारा 90 था भाई, ये हमारा 75 है, ये भी हमारा 75 दिया हुआ है। कह रहा है कितना ना, खेत में कोने में 18 मीटर, तो ये 18 मीटर है। यहां से लेकर के यहाँ की लंबाई 18 है, ये भी लंबाई कितना रहेगा 18, और चौड़ाई का इस्तेमाल कितना किया है, तो ये 15 है, ये भी आपका 15 है। अब कह रहा है कि इसमें जो गड्ढा बनाया गया ना वो 6 मीटर गड्ढा बनाया गया, तो गड्ढा जब बनाया जाएगा तो मिट्टी जो निकलेगा उसके वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होगा, यानी हम इसका वॉल्यूम की बात अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 18 गुना 15 गुना 6। अब कह रहा है इस मिट्टी को निकाल करके इसके सरफेस पर हमको फैलाना है, तो देखिए कैसे इसको हम फैलाते हैं। अब देखिए सर यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाले पार्ट पर भी मिट्टी फैलेगा और ये वाले पार्ट पर मिट्टी फैलेगा। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से पार्ट में मिट्टी को हम बैठाएंगे रखेंगे, तो मिट्टी को जब भी रखना है ना तो समान हाइट पर रखना है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई चौरस कर दो। चौरस कर दो मतलब चारों तरफ उसको फैला दो। तो चारों तरफ फैलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे मिट्टी को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको पलटन से पलट देते हैं। तो देखिए यहां से लेकर के यहां का हाइट कितना बच गया, तो ये आपका कितना आ गया 72 हो गया। यहां से लेकर के इसका हाइट भी आपका कितना रहेगा, तो 72 हो गया। ये वाला हाइट 75 ही रहेगा। यहां पर देखिए सर ये वाला हाइट आपका 18 रह गया, जबकि यहां पर देखोगे सर ये वाला भाग 15 कवर कर लिया है, तो यहां पर कितना छोड़ा है, तो शेष ये छोड़ा है। तो दो तरह से हम इसकी बात करेंगे, पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 72 गुना ये पूरा लंबाई कितना है, तो 75 है, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई, यानी कितना ऊंचा उठ रहा है ये मालूम करना है, तो उसको हम h से इंडिकेट कर लें। ऊंचाई हमारा कितना है, तो h हाइट का है। अब देखिए ये वाला सरफेस पर हम मिट्टी फैलाना चाहते हैं, इस सरफेस पर जब मिट्टी फैलाइएगा तो ये हमारा कितना है 18 हो गया, और ये वाला लाइन कितना गया, तो 60 गया, और ये वाला हाइट जो है दोनों का सेम हाइट पर हम लोग बातें करेंगे, तो सेम हाइट कितना रहेगा, तो h हाइट रहेगा। अब इसको आप हल कर सकते हैं।
आपका ये आपका हाइट आ जाएगा। इसको आप देखिए, थोड़ा सा हल करिए। ये आपका 162 तो यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, लगभग 3049 उधर है। इंटू एच और प्लस 1080 इंटू एच। अब देखिए यहाँ पर से आप इसको दोनों को ऐड करके इधर भेज देते हैं तो 1620 और बटा में आ गया ये आपका 0 रह गया सर, 8 का 8 हो गया, 4 का 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 बराबर 1 को काट देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो 1/0.25 आएगा, 1/4। तो डायरेक्ट में आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख बटा के रूप 0.25 आएगा। अब ये जो है सर वो मीटर में दिया है, लेकिन हमारा आंसर क्या चीज में दिया है, सेंटी में दिया है। तो इस सेंटी में लाने के लिए हम लोग 100 से गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो सेंटी में आंसर हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा ना कि गड्ढा जो खोदा गया है उस गड्ढे में हमको जो निकाला हुआ जो इस है उस तो हम लोग इस चौरस में फैला देते हैं। तो चौरस में फैलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि लंबाई चौड़ाई दिया हुआ और इसका हाइट थोड़ा सा ऊपर की ओर उठेगा, तो कितना उठेगा, तो 25 सेंटीमीटर हाइट उठेगा। क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि एक विक्रेता जो है ना 2 kg वजन के स्थान पर गलत वजन का प्रयोग करता है और 25% का लाभ अर्जित करता है। भाई आपको ये ध्यान रखना है कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता कितना है, तो 1/4 होता है। अब देखिए जब भी कोई लाभ कमाता है ना तो जो उस वजन करने वाली वस्तु है उस पर बेच करके लाभ नहीं कमाता है, गलत जो बाट का इस्तेमाल करता है उस पर करता है। तो कहा क्या कि 4 है और 1 हम लाभ कमाएंगे, यानी कि वो सेल कितना पर करेगा, तो 5 पर करेगा। तो 2 किलो में के ग्राम होगा, 2000 ग्राम होगा और उसका 1/5 यानी कितना आ जाएगा, तो 400 ग्राम आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वो गलत पैमाना गलत वजन का इस्तेमाल करेगा और गलत वजन का प्रयोग करते हुए वो कितना यूज करेगा। तो कहा था कि भाई हम 2 किलो आपको वजन देंगे क्योंकि आप मेरे गेस्ट हैं ना, मेरे कुटुंब हैं, लेकिन वो दे रहा है कितना ग्राम, 400 ग्राम कम दे रहा है, तो 1600 ग्राम ही आपको दे पाएगा क्योंकि 400 ग्राम कम देगा। क्यों दिया, तो पहले आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, यानी 4 पर 1 उसका प्रॉफिट हुआ, तो टोटल यहां पर कितना यूनिट हुआ, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट यहां पर है और इस पर फायदा कितना कमा रहा है, 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा। लेकिन अगर ये फायदा कब हम लोग इस्तेमाल करते, अगर ये सीधे इस पर ना हो करके, देखिए प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है कम बाट, यहां पर बच्चे यहां बहुत गलती करते हैं, कम बाट गुना 100 बटा गलत बाट होता है। तो हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज यहां पर, वो गलत मिसिंग बाट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो मिसिंग बाट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो आपका कितना आंसर आएगा, तो 400 ग्राम आएगा सर। अगला देखेंगे। ये थोड़ा सा लॉजिकल बेहतर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में चाप ए और बी, चाप किसको कहते हैं सर, तो चाप हम लोग इसको कहेंगे, यहां से जो ये वाला लाइन ड्रॉ किया गया ना ये आपका लेंथ ऑफ आर्क है। ये वाला पार्ट हमारा लेंथ ऑफ आर्क कहेगा, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, तो रेडियस कहलाएगा। ये वाला पार्ट जो होता है ना रेडियस, सेंटर से खींचा गया लाइन रेडियस होता है। ये देखिए सेंटर से गया हुआ लाइन है तो ये रेडियस है, यहां से लेकर के रेडियस दिया हुआ है। अब इसके रेडियस को सर हम आर मान लेते हैं और यहां पर कह रहा है क्या कि ए बी जो है चाप, ए बी की लंबा ए बी जो है चाप की लंबाई है, वृत्त की त्रिज्या चाप की लंबाई का दुगुना है। अगर रेडियस ये होगा तो ये कितना होगा, तो 2r हो जाएगा।
ये जो बनेगा वो आपका कितना होगा, 2r होगा। अब ये देखिए चाप का लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 गुना 2πr होता है सर। अब जाहिर सी बात है, कह रहा है कि लेंथ का वैल्यू हमारे पास 2r दिया है, तो हम यहाँ 2r फिक्स कर लेते हैं, थीटा अपॉन 360 गुना 2πr है, तो यहाँ से 2π से 2π तो फिनिश्ड हो गया, यानी क्या वैल्यू मिलेगा, तो थीटा थीटा पाई अपॉन 360 रहेगा। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो त्रिज्या खंड का एरिया क्या होता है, तो त्रिज्या खंड का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 गुना पाई r स्क्वायर। तो यहां पर देखिएगा, तो थीटा पाई अपॉन 360 बराबर के यहाँ इंटू क्या है, तो r स्क्वायर है। देखिए यहां पर हम वैल्यू देख रहे हैं क्या, कि थीटा पाई का मान जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। जब ये दोनों कटेगा तो यहाँ 1 मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे थीटा पाई का वैल्यू कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। देखिए वही थीटा पाई फिर से आ गया है, तो ये थीटा पाई के जगह पर क्या हम 360 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 360 डिग्री और यहाँ भी 360 डिग्री और यहाँ पर क्या है, तो r स्क्वायर है, यहाँ पर क्या, तो r स्क्वायर है। तो ये तो खत्म हो गया भाई, यानी कि एरिया जो बनेगा वो r स्क्वायर में बनेगा, तो r स्क्वायर। ऐसे एक्चुअल में इसका आंसर जो होना चाहिए, जब ये टी पार्ट दिया ना, तो टी के फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन वहां पर ऑप्शन जो इस प्रकार का सेटअप किया है r है, तो ये टी नहीं था बल्कि क्या था, तो r था। वहां पर टी दिखाई, जैसे एक्चुअल में होता है क्या ना, कि स्मॉल आर ऐसे लिखा जाता है, तो कुछ लोग इसको आर समझते हैं और कुछ लोग जो है समझदार ज्यादा लोग जो होते हैं ना वो टी समझ लेते हैं। तो आप कैसे हो वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन एक्चुअल यहाँ पर रेडियस को आर से ही इंडिकेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाई कह रहा है क्या कि एक त्रिभुज है, इसके कोनों का अनुपात दिया हुआ है। देख लो भाई, एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें कौन सा कोण कहां पर फिट किया हुआ है, ऐसे करके लिखा हुआ है सर। एक एक है, ये दो है, और ये जो है ना दो है, तो तीनों कोनों का सम कितना डिग्री, 180 होता है। तो 2 1 3 1 4, 4 बराबर 180 कहेंगे। अब यहाँ पर इसकी भी जरूरत नहीं है कि 180 से हम डाटा को तोड़ दें, कुछ लोग तोड़ करके हल करते हैं, बट यहाँ पर डाटा रेशियो और परसेंटेज का मामला हो तो कोण का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। कोण का मान कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमको वैल्यू के रूप में पूछा जाएगा तब निकालेंगे। एग्जाम हॉल में जो है ना, ये सब चीज की सावधानी आपको बरतना बहुत अनिवार्य है। आप जो है पूछा कुछ है और किसी ट्रैक में घुस जाइएगा, कुछ और चीजें निकाल करके बैठ जाइएगा, तो समय आपका बर्बाद होगा। तो समय बचाने के लिए देख लीजिए कि हमसे पूछा क्या है, तो परसेंटेज। जब मामला परसेंटेज का हो ना भाई, तो हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि मामला परसेंटेज का है, परसेंटेज पूछा गया था, टोटल आंकड़ा को डाटा के रूप में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट वहीं से रेशियो से ही परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाओ ना। तो सबसे बड़ा कोण, आंतरिक कोणों का कितना परसेंट, तो सबसे बड़ा दो हिस्सा है, टोटल कितना होता है, तो दो दो चार हिस्सा है, कितना परसेंट है भाई, यहीं पर चेंज कर लो ना परसेंट। टोटल आंकड़े पर जाने की हमें आवश्यकता नहीं है, परसेंटेज से ही, रेशियो से ही हम परसेंटेज का पैमाना लगा लेते हैं। देखिए आप समझिए, यहाँ पर टोटल जो दिया हुआ है, तीन कोण का सम कितना है, 4 है, तो टोटल वैल्यू 4 हुआ, जिसमें सबसे बड़ा कोण कितना है भाई, तो सबसे बड़ा कोण कितना है, तो 2 है, तो 2 है सबसे बड़ा, टोटल कितना में 4 में कितना परसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए इसको हम लोग बेसिक से भी बना सकते हैं, एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। एग्जाम हॉल में अगर थोड़ा सा आप चतुराई दिखाते हैं, एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल फास्ट हो जाएंगे। बेसिक से लेकर चलेंगे आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत जो है ना वो 4000। ये जो औसत दिया वेतन है ना सर, वो टोटल का है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ऑफिसर वर्ग के लोग भी होंगे, क्लर्क वर्ग के लोग भी होंगे, हर एक तरह के लोग होंगे जिनकी आंकड़ा प्रश्न में दिया होगा। फिर कह रहा है क्या कि देखिए यहाँ पर 5 टेक्नीशियन है और इनका वेतन जो है इतना दिया हुआ है। फिर कह रहा है बाकी बाकी शेष जो है ना वो इतने लोग हैं सर। चलो देखो यहाँ पर भाई, तो 5 लोग यहाँ पर हैं, ये इनका जो एवरेज वेतन दिया गया है वो कितना है, 18,000।
बाकी लोग जो बचे हैं उनका वेतन कितना है, तो 13,200 है। और मिडिल पॉइंट पर टोटल वाले का वैल्यू फिट कर लीजिए, तो टोटल का कितना है, इतना है। इसको हम लोग कहते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेट करना है, तो डाटा को एलिगेट करने का तरीका क्या होता है कि ज्यादा में से कम को घटाएंगे, कम में से ज्यादा नहीं घटाएंगे सर, और इधर से घटा करके इधर लिखेंगे और उधर से घटा करके, तो ये दोनों आपस में माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 800। क्या इधर से इधर घटाएंगे तो कितना आएगा, 2000। क्या आया वही, तो ये आपका 4000 आ गया। दोनों को जब आप रेशियो में लिखिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से हो गया 5, यानी 1:5। एक यूनिट का मान देखिए प्रश्न में कितना दिया है, 5 दिया है, तो एक यूनिट का वैल्यू 5 है। हमसे कह रहा है कि कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या, तो टोटल संख्या यहाँ पर अगर मिलाएंगे तो कितना होगा, 6। अर्थात आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 5 × 6 बराबर कहाँ गया, 30 जी। खोजो और लगाओ आंसर। बिल्कुल, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा आसान था। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, वेनराकुलम का हल होता है। वेनराकुलम का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये जो लाइन होता है ना सर, इसको वेनराकुलम कहा गया। कुछ लोग इसको कहते हैं कि वेनराकुलम ना कह करके बोल देते हैं इसको कि स्मॉल लाइन ब्रैकेट है। लोग इसको लाइन ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं, तो वो भी सही बता रहे हैं, गलत नहीं होता है। कुछ लोग इसको, जैसे बोर्ड मास का जो रूल होता है, तब बोर्ड मास में पहले भी लगा होता है, तो भी का मतलब वेनराकुलम होता है, तो पहले वेनराकुलम को हल करेंगे, आफ्टर डेट किसी को हल होता है। अब उसकी जमाना खत्म हो गया है, भी को लोग नए रूप में उसका नाम दे दिए हैं कि ये लाइन ब्रैकेट है। सबसे पहले ब्रैकेट को अगर हल करते हैं तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को हल करेंगे। देखिएगा यहाँ पर 24 है, भाग का साइन दिया है, इसको रहने दीजिए। का है साइन, यहाँ देखिए 8 हो गया, +2 है, गुना है। ये दोनों का कैलकुलेशन होगा तो 4 मिल जाएगा। पहले छोटा छोटा पार्ट बना करके हल कर लीजिए इसको। तो ये कोष्ट में लिखा हुआ है, तो पहले सबसे पहले बी का मतलब ब्रैकेट वाले को हल करना है, तो ये 8 हो गया, और 8 क्या हो गया, 16 हो गया। 24 और डिवाइडेड बाय 3/8 और इंटू क्या है, 16। ये आपका 2 टाइम्स फिनिश्ड हो गया, तो 24 डिवाइडेड बाई 3 × 2। देखो भाई, यहाँ पर आप ऐसे करके चीजों को करोगे गलत हो जाएगा। यहाँ पर रूल क्या कह रहा है ना भाई, पहले ये दोनों को हल कर लो, आफ्टर डेट ये करना। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं और इस प्रकार के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो भाई गलती हो जाएगा। आपको पहले कहा गया ना कि इस पूरे सिस्टम को आप हल कर लो, आफ्टर एट इसको कैलकुलेट करोगे, तो आपको पहले पूरे का कैलकुलेशन देना होगा, अर्थात 6। जब इसको हम कट करेंगे तो कितना मिलेगा, 4। भाई देखो समझ में आ गया कि यहाँ की वैल्यू क्या होने वाली है, तो इसको हम लोग 4 कहें। तो साइड वर्क में थोड़ा सा आप इस तरह चीजों को ध्यान दोगे। आओ यहाँ सर मिलते हैं। इसको हम थोड़ा सा और आसान करने के लिए 3 और 8 कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम होना तो नॉमिनेटर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो भाई 5 3 8 और 8 खत्म, जुड़ जाएगा। यहाँ भी 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यानी वैल्यू क्या मिलेगा, तो 1 मिलेगा। चलिए, तो हमारे पास यहाँ तो 4 मिल गया है। वहां से हम कैलकुलेशन को और थोड़ा बढ़ाना चाहेंगे, तो ये 2/11 है, प्लस डिवाइड का साइन है, 4/35 है, यहाँ पर -1। सबसे पहले इसका हल होता है, तो 2/11 गुना 35/4, 2 से चला गया भाई 2, यानी हम 35 बटा क्या लिखेंगे, 22 लिखेंगे। -1 है, इसको यहीं पर कैलकुलेट कर लेना है, तो ये आपस में दोनों घट जाएगा, 3 होगा, 13/22। यहाँ पर प्लस लगा लो और यहाँ पर 13/22 कर लो। छोटे छोटे पार्ट में करके हल करेंगे तो आसान से हल होगा, गलती होने की संभावना कम होगा। वन टाइम में से, क्योंकि स्पेस हमारे पास एग्जाम हॉल में कम रहता है, तो हम थोड़ा सा उसको बचने का कोशिश करते हैं।
सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो 8 है और 7 15 यानी क्या मिलेगा, तो 8 मिल जाएगा। इधर जो है सर इसको भी आप देखते चलोगे तो ये दोनों आपस में कैलकुलेशन करेगा, 5 मिलेगा। 5 और 6 15, इसको हम डायरेक्ट यानी यहाँ से लेके भाई यहाँ तक का कैलकुलेशन का वैल्यू 15 मिल चुका है। इसको यहाँ थोड़ा और कर लो छोटा, भाग है 8 लगा लो, प्लस क्या है तो 75 है, भाग का साइन दे दो, यहाँ 15। तो ये आपका इसमें कैलकुलेशन होगा 4 मिलेगा, यहाँ प्लस है तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। आप इसको और थोड़ा तोड़ने की कोशिश में चलोगे, इसको साइड में हिंट्स में लिखते चलिएगा। हिंट्स में अगर नहीं लिखेंगे तो आपको काफी परेशानी होने वाला है, तो ये सब चीजों को हिंट्स में लिखते चलना है। अब देखिए फाइनली हमारे पास रिजल्ट बनाने के लिए यही तैयार है, इसके सिवाय कुछ है नहीं। तो ये आपका 96 प्लस 13 और बटा क्या है 24 और गुना क्या होगा 1/9। ये वाला इसके नीचे कुछ नहीं तो इन्वर्स हो जाता है ना, तो 6 3 9, 9 1 10 और बटा क्या है 24 गुना 1/9। तो चीजें आप आपके सामने पड़ा हुआ है, आप इसको हल कर सकते हैं। जल्दी कैलकुलेट करिए इसको। हाँ तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 2 आप काट लो ना, 2 टाइम्स इसको काट लो, 2 टाइम्स में ये चला जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा 11, अर्थात इसको आप 11 बटा क्या लिख देंगे, तो 11 ये आपका जो आ जाएगा 11/18। आंसर यहाँ पर बन जाएगा भाई, इसको आप यहाँ पर लगा दो 11/18 के रूप। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। करा एक दुकानदार अपने सामान को तौलने के लिए एक दोषपूर्ण बाट तराजू का प्रयोग करता है जो कि 900 ग्राम भार को 1 किलो दर्शाता है। करा साथ ही दुकानदार अपने सामान का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है। इन यहाँ पॉइंट छिपा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से वह मापी विभाग द्वारा पकड़ा जाता है। इसके बाद उसने तराजू को ठीक करवाकर और दंड स्वरूप 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10%, देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, लाइन स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ पर है, क्रय मूल्य पर दे रहा है, ना कि जैसे आप जानते होंगे कि जब भी डिस्काउंट की बात होता है तो एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका क्रय मूल्य है उस पर 10% हम डिस्काउंट देंगे और उस पर हम बेचेंगे। तो देखिए 10% बढ़ाकर का मतलब हो गया क्या, 10 रुपये का वस्तु कितना में बिकने वाला है, तो 11 में बिकने वाला है, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू ये होता है। अगर हम 10% को इंक्रीजिंग फ्रैक्शन के फॉर्मेट में अगर लिखते हैं तो क्या बन जाता है, तो 11 ये बन जाता है। फिर कह रहा है क्या कि मापी विभाग ने इतना परसेंट क्रय मूल्य पर 10% छूट देने की बात बोला है। फिर 1 केजी को वो 20 से 1 केजी के लिए वो 20 रुपये का भुगतान कर रहा है। तो छापे से पहले तो एक पॉइंट और आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। लिखना ये पड़ेगा कि खरीदा गया 9 में और यहाँ पर जो है 10 रुपया और 11 रुपया, फिर कह रहा है 9 रुपया पर 10% छूट देगा, तो 10% छूट अगर देगा तो 81 आ जाएगा। 81 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इतना, तो एक का मान कितना आ जाएगा, इतना। और आपसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, तो 11 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको हल कर लीजिए।
फॉर्मेट में आएगा आंसर लगभग 27 7 77 बटा ये लगभग इतना में जाएगा अप्रोक्सीमेट 27 रुपया 16 पैसा। हाँ 27 रुपया 16 पैसा में ही जाएगा। मेन चीज इसमें आपको गौर क्या करना है ना, सीधी बात है, इसमें गौर करना है आपको, सीधे से यहाँ पर गौर करना है कि भाई 10% का इंक्रीजिंग वैल्यू को रूप में ऐसे करके इंडिकेट किया है, 9 है, इसका 10% अगर निकालते हैं ना तो 10% कम करके अगर हम निकालते हैं तो ये कितना बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका वैल्यू जो आ जाएगा ना 81 यूनिट आ जाएगा, और 81 का मान कितना हो गया तो 21 आ जाएगा। इसी रूप में इसको आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। यहाँ से डेसिमल को हटा देंगे तो एक का कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा आसान तो हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पर क्या आ गया, इतना आ गया है। एक बार फिर से देख लोगे सर, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार टाइप का लग रहा है। तो 10% निकालेंगे तो 8.1 आ गया ना, तो ये 8.1 यूनिट का मान जो है 21 रुपया आ गया। तो यहाँ पर लिख दिए 110 यूनिट का मान निकालना है, डेसिमल यहाँ चला गया, तो आपका क्या आ जाएगा 21/8 गुना 110। बस इसको आप कैलकुलेट कीजिए, लगभग में इतना पहुंच जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं सर। कह रहा है क्या कि लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो दिया हुआ, लड़के हमारे कितने हैं 3 है, लड़कियां हमारी कितनी हैं तो 4 है। कह रहा है कि लड़कों की संख्या जो है ना सर 10% इंक्रीज कर रहा है, राइट, और लड़कियों की संख्या जो है ना 15% इंक्रीज कर रहा है, राइट। कह रहा है उसका नया अनुपात क्या, तो क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पर 10% इंक्रीज का मतलब 11/10 कर लो, 4 है तो 15% का इंक्रीजिंग 115/100 कर लो, ये आपका 23 हो गया, और ये आपका कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, 0 0 डील हो गया। अब इसको आप तोड़ सकते हो, कितना आ जाएगा 33 गुना 2, और ये अनुपात हो गया 4 गुना 23, 2 से 2 चला गया, यानी 33 और अनुपात 46 है। बैठा हुआ क्या, यहाँ है भाई। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ट्रायंगल है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल का पहचान होगा। ये सिमिलर ट्रायंगल, जब हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो चुका है और यहाँ पर ऐसे करके फॉर्मेट बना हुआ है, एक ट्रायंगल ABCD है और दूसरा ट्रायंगल जो है वो क्या है D है, E है और F है, राइट। कह रहा है B का मान 40 है, B हमारा 40 हो जाएगा, और A हमारा 80 हो गया, तो 8 4 12, ये आपका 8 4 12 यानी 120 हो गया, तो ये आपका कितना होगा 60 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिसिंग, यहाँ ट्रायंगल का साइन दिया हुआ है, ये भी हमारा 5 दिया है, तो ये भी जब 5 होगा तो हमको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो ये भी एंगल आपका इतना रहेगा, इतना रहेगा, इतना रहेगा, और भुजाओं का जो रिस्पेक्टिव रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भुजा 5 होगा तो ये भी भुजा 5 होगा। अब देखिए भुजा के बारे में क्या कह रहा है, तो DE भुजा 5 होनी चाहिए, तो DE 5 किस में है, इसमें बैठा हुआ है, और कोण F को 60 डिग्री माना है, तो जब ये 60 होगा तो ये भी तो 60 हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल का डेफिनेशन यही है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो ना तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर है। तो ये 5 होगा तो डेफिनेटली 5 होगा, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 9 है तो वो भी 9 होगा, और अंदर का जो एंगल होगा वो भी रिस्पेक्टिव क्या होगा, सेम होगा। चलो अगला देखो भाई। कह रहा है क्या ना, EDI का क्वेश्चन है, 4 छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का सारणी क्रम किया गया है, एक का नाम P1, दूसरे का P2 और तीसरे का P3 दिया हुआ है। अब देखो भाई यहाँ पर P1 विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है, पूछ रहा है क्वेश्चन में ना किस छात्रों को सबसे अधिक अंक मिला है, तब किस छात्र को सबसे अधिक मिला है। तो P1 के एग्जाम में देखिए ना सबसे ज्यादा किसको मिला है, आप P1 के एग्जाम को पहले नोट कीजिए। तो P1 के एग्जाम में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा विशाल को मिला है, P2 के एग्जाम में देखते हैं तो सबसे ज्यादा मिला है किसको, को मिला है, P3 के एग्जाम में देखते हैं तो सबसे ज्यादा किसको मिला है, तो 86 मिला है। यानी हम कह सकते हैं कि P1 के एग्जाम में विशाल सबसे टॉपर होगा,
तो सबसे पहले विशाल टॉपर है, विशाल विशाल यहाँ है। इसके बाद सेकंड एग्जाम की बात बोलते हैं तो कौन है, तो विराज है। और थर्ड में भी कौन है, तो विराज है। तो आंसर आपका कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 पर जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं भाई। ये डीआई का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे डीआई को देखते हैं और 1 किलोमीटर दूर भाग जाते हैं। नहीं, भागना नहीं, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझ में आएगा ना तो विदाउट कैलकुलेशन, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी मिल सकता है, इन द के सेंस थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन होता है, लेकिन चीजें बड़ा आसान होता है। खास करके एसएससी का डीआई में तो कोई दम होता नहीं। अगर आप बैंकिंग की बात करो तो उसका डीआई में थोड़ा सा दम होता है। 5 क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन आपको थोड़ा ऐसा दे देगा जो कि ऑन टाइम नहीं बनता, लेकिन 4 क्वेश्चन तो उसमें भी बना देते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है क्या, एक निश्चित कार्य करने के लिए एक्स को उसी कार्य को वाई और जेड के एक साथ मिलाकर करने में लगे समय का दुगुना समय लगता है। भाई एक्स यहां बैठा हुआ है और कौन बैठा है भाई, तो वाई और जेड बैठा हुआ है, 2 आदमी है। कह रहा है क्या ना कि ये दोनों बंदे को यानी एक्स को उसी कार्य को वाई और जेड के साथ मिलकर करने से 3 गुना समय लगता है। अगर ये एक्स को उसी कार्य में वाई तथा जेड के साथ मिलकर करने में लगे समय का 3 गुना समय लगता है। तो ये अगर एक समय लगेगा तो ये 3 होगा। ये समय का रेशियो है सर, इसको चेंज कर लो आप इफिशियंसी में। तो जब इफिशियंसी में चेंज करोगे तो कैसा बनेगा, जो टाइम का ऑपोजिट इफिशियंसी होता है ना, तो यहां पर हम इसको चेंज कर लिए। नेक्स्ट वाले लाइन को देखेंगे। कह रहा है जेड को वाई तथा एक्स को एक्स साथ मिलकर कर लगे समय का 4 गुना लगता है। यानी जेड बंदा यहां बैठा है और बंदा कौन है, वाई है, और प्लस क्या है, एक्स। यहाँ पर इसका अगर 1 घंटा समय लगेगा ना तो इसको ज्यादा समय लगेगा डेफिनेटली। अगर हम अकेले कोई काम करते हैं तो समय ज्यादा लगेगा। अगर मेरे साथ 5 आदमी जुड़ जाएंगे तो सब मिलकर के काम करेंगे तो वही काम जो है ना कम समय में। तो अगर वर्क कांस्टेंट होगा तो समय जो है घटने पर इफिशियंसी बढ़ेगा, इफिशियंसी को अगर हम बढ़ा देंगे तो समय घट जाएगा सर। अब इसको हम टाइम के रूप में कन्वर्ट करेंगे, वो इफिशियंसी के रूप में करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब सोचने वाली बातें हैं भाई। यहां पर तीनों की इफिशियंसी को कैलकुलेट किया गया तो 4 आया, यहां पर तीनों की इफिशियंसी को कैलकुलेट किया गया तो 5 है। ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर हम यहां पर काम कर रहे हैं तो कोई इफिशियंसी से बाहर में करेंगे तो कोई इफिशियंसी, ऐसा नहीं होता है। इफिशियंसी ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए। इक्वल नहीं है तो इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ 5 से गुना कर लो सर, यहाँ 4 से गुना कर लो। तो 4 से 5 से गुना करोगे ना पूरे में गुना होगा, तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेना। तो x का मान क्या हो जाएगा 5। यहां से z की एफिशिएंसी फाइंड कर ले, तो z का एफिशिएंसी क्या मिलने वाला है, तो 4 मिलने वाला है। अब कह रहा है क्या ना कि तीनों को मिलाकर के एफिशिएंसी कितना आया था, तो x प्लस वाई प्लस जेड का एफिशिएंसी कितना था, तो 20 था। एक का 5 मिला, दूसरे का 4 मिला, तो y का कितना मिला होगा, 11 मिला होगा। ये चीजें को आप अगर अलग अलग कर लोगे ना तो फिर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान है। तो हमको सिर्फ ये ध्यान देना है ए का एफिशिएंसी, एक्स का एफिशिएंसी, वाई का एफिशिएंसी और जेड का एफिशिएंसी। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्या ना कि तीनों बंदा मिल करके काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में। तो यहां से टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो हमारा टी डब्ल्यू क्या होगा, तो टी डब्ल्यू 10 गुना 20 बराबर क्या होगा, तो 200 हो जाएगा। टोटल वर्क हमारे पास 200। किसको करना है भाई, तो एक्स जेड को काम पर देना है। तो एक्स बंडा और जेड को देंगे तो 200, और एक्स का वैल्यू कितना रखा, तो एक्स का 5 है और जेड का कितना है, 4 है, यानी 200/9। तो 9 एक 10, 209 यानी 21 समथिंग में आ जाएगा भाई। ये थोड़ा सा शॉर्टकट भागने के लिए तुमको यहां पर क्या करना होगा, 9 एकम 9 और एक 10, जीरो वाली वैल्यू देखना है। जीरो किसके यूनिट में बैठा है, फटाफट लगाओ। यहां देखोगे ना सर, तो 9 ये तो नहीं होने वाला, ये 18, 8 9 8 गुना 9 72, 2 ये भी नहीं आने वाला है। और ये हो गया कितना, तो 9 दूना 18 और 2 20। देखो सर, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। ये भी आपका ऑप्शन में जा रहा है, ये भी ऑप्शन में जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉन्शियस होना पड़ेगा। अगर आप यहाँ कॉन्शियस नहीं होंगे तो ऐसे चीजों में गलती होता है। तो आप इसको देख लो ना कि 200/9 किसके ऑप्शन में जा रहा है, फर्स्ट वाले में जाएगा या थर्ड वाले में। ये तो कभी नहीं होने वाला है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके यूनिट में कभी जीरो प्रवेश कर ही नहीं पा रहा है। तो जब इसके यूनिट में जीरो प्रवेश नहीं कर रहा है तो ऑप्शन नंबर को आप ट्राई कर लो कहां से कौन जाने वाला है। 9 दूना 18, 2 बच गया, 9 दूना 18 यानी 22.2/3। तो आप आंसर इसको दोगे सर।
तो चीजें थोड़ा आसान करने के लिए अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ फास्ट भागते हैं, जैसे भी कैसे देखें, 9 दून 9 कम 9 1 10 मार दो भाई, गलती हो जाएगा। थोड़ा सा सावधानी ऑप्शन में रखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन किस प्रकार के पल्ले में पड़ा हुआ है। चलो भाई, कह रहा है कि 10% रेट से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा। तो अगर हम 2 साल के लिए 10% से निकालते हैं तो 21 आएगा, और सिंपल इंटरेस्ट से निकालेंगे तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट यानी 1% का मान 250 दिया है, तो 100% का मान क्या आ जाएगा, तो इतना गुना 100 आ जाएगा, 100,000। ये सब तो बिल्कुल आसान है। 2 साल 3 साल का मामला अगर हो ना तो शॉर्टकट ट्रिक। अब तुम पूछोगे सर कि कैसे लिख दिए हो भाई, तो देखो यहाँ पर सी आई का याद रखना, ओनली फॉर 2 ईयर्स के लिए। ओनली 2 ईयर्स के लिए क्या होता है, 2x प्लस क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अगर ये सी आई के रूप में हो जाए तो क्या लिखाएगा, तो ये सिर्फ लिखाता है 2x%। ये भी परसेंट में अब देखो सर, यहाँ पर हम वैल्यू अगर फिल कर लेते हैं ना, तो 10 दूना 20 होगा, और 10 गुना 10 1 देगा, यानी 21% देगा। यहाँ से 10 दूना 20 यानी 20% रहेगा, ये परसेंट में भाई। तो यहाँ दोनों के बीच में जो डिफरेंसेज है वो 1% है, 1% का इतना, तो 100% का इतना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। करा कि ए बी से 7 अधिक है, लेकिन बी सी से 16 अधिक है। यहाँ 3 यूनिट है, ए है, बी है और सी है, 3 आदमी है भाई, ए बी सी। कह रहा है कि ए बी से 7 अधिक है, यानी इससे ये बंदा को 7 ज्यादा मिला है, ठीक है। कह रहा है बी सी से 16 अधिक है, यानी इससे इसकी बात अगर किया जाए तो 16, इसकी वैल्यू एक्स होगा, तो इसकी वैल्यू कितना होगा, 16 प्लस एक्स होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगा, तो यहां से एक्स प्लस 16 प्लस 7 हो जाए। यहां पर 7 हो। अब देखिए सर, कह रहा है क्या ना, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, 2 to 5 दिया है। तो यहां पर हम सबको जोड़ लेते हैं ना, x है प्लस 16 प्लस 7, यहाँ 16 प्लस एक्स बराबर 2 5 है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, x होगा 32, 16 16 32 हो गया, और 32 और 7 हो गया 40 बराबर 2 5। तो यहां से x का मान निकल जाएगा, यहां पर x का वैल्यू फिल करिए, यहां फिल कीजिए, यहां फिल कीजिए, एक्स वाई का मान निकल गया। हमसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू, यहाँ थोड़ा सा इरर भी कर दिया गया है क्वेश्चन। 3a, यहाँ पर प्लस छुटा हुआ, 3a थोड़ा सा इरर आ गया भाई, यहाँ पर थोड़ा सुधार लेना। ये 3a प्लस सी है, 3a प्लस माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा इरर हो गया है। अब इसको उधर सेंड कर लो ना सर, तो 3x बराबर क्या होगा, 216, यानी 3 काट लोगे तो 7 और 2, यानी x का वैल्यू निकल चुका है। यहाँ पर फिल कर लेंगे, 72 हो जाएगा, 72 और 16, ये आपका कितना आ जाएगा, 88 और 7 95। सबका वैल्यू यहाँ कर लीजिए, आपका आंसर जो आएगा वो 5 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर जाएगा, यहाँ पर मान खाली फिट कर लेना, तो आप कर ही सकते। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे, यहाँ पर छूट गया है क्या, यहाँ माइनस छूट गया, यहाँ प्लस नहीं था माइनस। तो अगले क्वेश्चन को देखो। कह रहा है ये तो कुछ बोलना ही नहीं भाई, ये इसका प्रोडक्ट 3 हो सकता है, इसका प्रोडक्ट 2 हो सकता है, इसका भी प्रोडक्ट मिनिमम, इसका कोई प्रोडक्ट नहीं। प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर में सिर्फ प्रोडक्ट चेक करना है कि इसके प्रोडक्ट होंगे। इस नंबर का कोई एक दो से एक से ज्यादा, मतलब एक और इट सेल्फ से ज्यादा प्रोडक्ट अगर मिल गया ना तो वो प्राइम नंबर नहीं होता। तो एक तो इसमें भी है और 68 भी है, लेकिन इसका एक प्रोडक्ट 2 निकल चुका है, इसका एक प्रोडक्ट 3 निकल गया, इसका एक प्रोडक्ट 2 और निकलेगा, लेकिन इसका कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। स्वयं एक और इट सेल्फ होता है। तो आप ऑप्शन से देखो, नंबर का 2 प्रोडक्ट होता है। देखो भैया, अगर किसी बंदे को हम 37% नंबर दे चुके हैं ना, किसी बंदे को ये 2 है, इसमें क्या है ना,
कि कोई ऐसा चीज नहीं बोला गया है कि कुछ मत जो है इनवैलिड हो गया, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। ये भी नहीं बोला गया है नोट कास्ट वोट नहीं है, कास्ट वोट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है, जो भी वैल्यू है, जो भी वोटिंग किया गया ना, वो सब कास्ट वैल्यू है, और टोटल क्या है, टोटल वैलिड वोट की संख्या दिया गया है। इनवैलिड के चर्चा नहीं किया गया है, कास्ट वोट नोट कास्ट का चर्चा नहीं किया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। ऐसा बहुत कम ही चांस होता है कि एसएससी वालों ने खास करके ऐसा क्वेश्चन एक कभी कभी मेल के रूप में दे देते हैं, लेकिन ज्यादातर वो भाषण ही करते हैं। करा दो दल ए और बी है, बीच में चुनाव हुआ, ए को डाले गए कुल मतों का 37% मिला है। डेफिनेटली बी को 63 मिला होगा, सोचने की कोई जरूरत ही नहीं, ऐसे लगा देंगे। कह रहा है कि हार जीत का फैसला जो भी होता है ना सर, एक बंदे को ज्यादा मिला, दूसरे को कम मिला, तो दोनों के बीच में हार जीत का फैसला होता है। यानी हार जीत का फैसला 26% से हुआ है, तो 20% से हार जीत का फैसला किया गया है। आप यहां पर हार जीत का फैसला कर रहा ना, कितने मतों से हार गया, तो यहां पर आपका 3 8 और अपॉन क्या होगा 20, कह रहा है क्या ना, डाले गए कुल मतों की संख्या कितना है, तो टोटल मत है वो आपका इतना। ये 13 टाइम्स में आपका समाप्त हो रहा है, तो ये आपका आंसर पर ट्रिपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी का एलसीएम दिया हुआ, देखो सर इसका आप एलसीएम फाइंड करो ना। ए बी से आपको क्या मतलब, ए बी से हमको कोई मतलब नहीं, ए बी तो ऐसे वैल्यू दिया हुआ ना। तो अगर हम 5A और सॉरी, अगर हम 5A और इसका वैल्यू निकाल लेना, किसका वैल्यू है 11 बी का है, तो इसका अगर एलसीएम हम निकालते हैं तो इसका एलसीएम क्या होगा 15 AB होगा। अब ये आपका 15 तो हो गया, ए बी जो है ना इसका एलसीएम कितना दिया है 42 दिया है। 5 दूना 10, 10 वाला में तो बहुत सारा जा रहा है, पूरा को गुना ही करना पड़ेगा। थोड़ा आप ऐसा कर लो ना सर, 42 गुना 5 गुना 11 कर लो, तब 5 दूना 10 हो गया। 20 और 21 और गुना क्या है 11, 0 रहेगा, 1 रहेगा, 3 रहेगा, और ये 2 रहेगा, यानी 2310, 2300। तो ए बी का एलसीएम कहने का मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है ना वो दो, ना तो हमारे पास नंबर दिया हुआ है, वो वेरिएबल है। ए बी और वेरिएबल का एलसीएम तो ए बी का वैल्यू ही होता है, तो ए बी का एलसीएम हमारा 42 है। अब हम इसकी बात करते हैं ना, तो इसमें कॉमन वैल्यू हम देख रहे हैं तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो एक होगा 5A प्रोडक्ट और दूसरा होगा 11B प्रोडक्ट, तो दोनों आपस में प्रोडक्ट। एलसीएम का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मल्टीपल होता है कब, जब वो नंबर मेल नहीं खाता है, कोई कॉमन चीजें एक दूसरे में नहीं होता। तो यहाँ पर ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये बन जाएगा, और यहाँ पर ए बी का वैल्यू हमारे पास दिया है, उसको रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है भाई, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या ना कि यहाँ पर देखिए 250 मीटर की दूरी पर देखता है, मान लीजिए कि यहाँ पर चोर तो आगे ही होगा ना, चोरी जब करेगा चोर तो चोर जाहिर सी बात आगे होगा, और पुलिस क्या होगा तो पीछे होगी, तब ना उसका पीछा पुलिस करेगी। अब देखिए यहां से लेकर के यहाँ का जो मीटर दिया हुआ ना, स्केल इतना दिया हुआ है। अब चोर जो है वो चोर का स्पीड कम रहेगा, अगर चोर का स्पीड सर ज्यादा हो गया पुलिस के स्पीड से, तो डेफिनेटली कोई कभी चोर पकड़ा नहीं जाएगा। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को चोर के स्पीड से ज्यादा रखना पड़ेगा, और दोनों के बीच में जो गैप है ना वो सर कितने का है, तो इतने का है। अब देखो सर यहाँ पर कॉमन सेंस लगाने की चीजें हैं, ये किलोमीटर में दिया, ये भी किलोमीटर में दिया, ये मीटर में दिया, इसको चेंज कर लो किलोमीटर में, तो क्या हम 1/4 किलोमीटर कह सकते हैं। अब दो आदमी, मतलब पुलिस जो है इस डायरेक्शन में भाग गया, चोरी भी इस डायरेक्शन में भाग, तो ये दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है घट जाता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ इतना, और स्पीड को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। हमें चोर का वैल्यू निकालना है, ये क्या आ जाएगा 1/4 गुना 1/2 गुना 10, यानी आपका 5 हो जाएगा। अरे था तो 5/4, 5/4 तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता ना, वो चीजों को हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर लिए हैं। नेक्स्ट भाई, 25 आदमी है, ये तो बड़ा आसान है, 140 दिन में कार्य पूरा कर रहा है ना,
करा, उसी काम को 70 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। अगर यहाँ पर सर और शब्द का प्रयोग किया होता ना तो 70 को जोड़ करके और को लेके चलना पड़ेगा, लेकिन और शब्द नहीं किया, यानी कि नए बंदे होंगे, जो भी होंगे वो नए बंदे होंगे, और वो कितने दिनों में करेंगे वर्कआउट, तो 70 दिनों में कर रहे हैं भाई। 0 आ गया, 7 से 2 को उड़ा दो, यानी कितना आदमी की जरूरत पड़ेगा, तो 50 आदमी की। ये पी क्यू है, क्यू आर है, इसमें कॉमन वैल्यू क्या मैच कर रहा है भाई, क्यू मैच कर रहा है, यहाँ कॉमन वैल्यू आर मैच कर रहा है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। तो पी क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें करना पड़ेगा ना, पहले आप फर्स्ट वाले सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो फर्स्ट वाली वैल्यू 4 है, 3 है और 2 है, तो 4 तिया 12 दूना 24, ये वैल्यू निकल गया भाई। अब 24 आ गया है, तो 24 को 4 से भाग लगाएंगे तो 6 बचे 3। आप बेसिक क्लास किए हुए हैं, आपका अगर आप टेस्ट प्रैक्टिस दे रहे हो, टेस्ट सीरीज बना रहे हो, तो बेसिक क्लास आपका कंप्लीट है। तो आप चीजों को सोचोगे कि सर बेसिक की तरह पढ़ा दीजिए, तो वो तो संभव नहीं है भाई। वो तो संभव तभी होगा जब आपको यहाँ आना पड़ेगा, या तो आपको वीडियो कोर्स लेना पड़ेगा, या तो आपको कोई ऐसा कोर्स लेना पड़ेगा जिसमें हम लोग बेसिक चीजों को पढ़ाते हैं। इसमें अगर आप सोचोगे कि भाई बेसिक से सर बताते तो हैं लेकिन बेसिक चीजें हमारे समझ में बाहर आ रहा है, तो भाई बेसिक चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको फिर से आप आना पड़ेगा सेंटर पर, और सेंटर पर आकर के जो यहाँ पर का कोर्स होता है ना, फाउंडेशन कोर्स होता है, वो आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के बेसिक क्लास आपका कंप्लीट होगा। और नहीं तो भाई यहाँ तो क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, तो क्वेश्चन डिस्कस करने में हम तो स्पीड में रहेंगे ना, हम चीजों को स्पष्ट क्लियर बताएंगे नहीं, फटाफट निकालने की कोशिश करेंगे। अब कहोगे कि सर ये 10% कैसे हुआ, तो भाई ये समझाने का टाइम हमारे पास यहाँ नहीं। अगर ये चीजें आपको समझना है ना, तो आपको फाउंडेशन बैच में आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता मार्ग नहीं है। कहीं भी पढ़ो, फाउंडेशन कोर्स जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक चीजें फास्ट नहीं होता है। जो बच्चे पढ़े हुए हैं फाउंडेशन कोर्स ना, उनको ये सब चीज बताने की आवश्यकता नहीं कि भाई कहाँ से 30 लाए हैं। और अगर आपको पूछने की जरूरत है कि 30 कहाँ से आए, तो भाई आप सेट मत बनाओ, आपसे हम विनती करते हैं, आपके लिए सेट प्रैक्टिस नहीं है, आपके लिए अभी क्या है, तो फाउंडेशन कोर्स की आवश्यकता है। फाउंडेशन कोर्स कीजिए, जब तक फाउंडेशन कोर्स आपका बेहतर नहीं होगा तब तक आप फॉर्मूला और फास्ट नहीं भाग सकते हैं। क्या हम यहाँ पर लिख दिए, और ये आपका 20 बचे क्या हो गया, गया भाई। तो हमसे पी एस की वैल्यू पूछा है, पी एस पूछा होता पहले से जाने होते तो और आसान हो जाएगा, ये तो करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। अब देख लो भाई, 4 से 6, 4 से 25, यानी 6 अनुपात कितना है। तो बच्चे ये सब भी लिख रहे हैं ना, वो समय को किल कर रहे हैं हम। समय को फास्ट बढ़ने के लिए फर्स्ट और लास्ट पूछे ना, तो सभी फर्स्ट को एक साथ गुना करो, सभी लास्ट को एक साथ गुना, और आंसर देखो, रास्ता देखो। कर है क्या, 4 संख्या का रेशियो दिया है, रेशियो आपको दिख रहा है। चीजें थोड़ी सी आसान है, बड़ा पता नहीं क्या एग्जाम वाले को हो गया है, बड़ा आसान आसान क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है हिलता भी नहीं है मां। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं, तो जानते हैं क्या करना चाहिए आप लोगों को। अगर क्वेश्चन कोई बड़ा आ जाए जो हमारे आंखों से क्रॉस नहीं किया हो, लॉजिकल वो हमारे लायक नहीं हो, तो भाई कभी कभी उस क्वेश्चन को ड्रॉप करके निकलना चाहिए। अगर आप उस क्वेश्चन में अपनी समय को बर्बाद कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपका समय वहां बर्बाद हो गया, तो दूसरे क्वेश्चन पर इफेक्ट पड़ेगा, और ब्रेन में क्या होगा ना, एक हलचल हो जाएगी, भाई क्वेश्चन तो बना नहीं, कहीं कहीं मामला गड़बड़ हो गया, कहीं मैथ तो खराब नहीं पढ़ लिया, कहीं मैथ वाले मास्टर साहब तो अच्छा नहीं पढ़ा दी, गड़बड़ पढ़ा दिए। तो ये सब चीजों से बचने के लिए वैसे प्रश्नों को आप टच करेंगे जो लगे कि ये प्रश्न हमने कभी देखा है, कभी बनाया है, तो वैसे प्रश्न को बनाएंगे, कभी आपके दिमाग में दूसरी बातें नहीं आएगा। और नहीं तो अगर वैसे प्रश्नों को अटेम्प्ट लिए, तो आपका नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होगा ना, वो प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए आपको वहां पर थोड़ा सा समय को बचाना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। कह रहा है क्या ना, अनुपात तो भाई दिया हुआ है, कह रहा है इनके योगों का दुगुना 44 है, इसके योग का दुगुना 44 है, प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर प्राप्त। तो भाई यहां पर देख लो ना, 5 3 8 2 10 और 1 11, 11 का दुगुना हो गया कितना, 22, और यहां पर दिया है 44, 22 से भाग लगाओगे 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी फर्स्ट वाली की वैल्यू क्या होगा, 2, सेकंड वाली की वैल्यू तो 4, थर्ड वाली की वैल्यू कितना, तो 6, और फोर्थ वाले की वैल्यू कितना, तो 5, 10 हो जाएगा। तो कर लो बातें, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर लो,
बातें तो आपके सामने दिख रहा है भाई। कह रहा है ना कि सबका प्रत्येक संख्या के घन में से आपको 3 घटाना है, तो 2 का घन करोगे तो क्या मिलेगा 8, 8 में से 3 घटाओगे 5 मिलेगा। आगे घटाने की जरूरत क्या है, काहे को समय बर्बाद करना। ऑप्शन हमारा ऐसे सेटअप में है ना, यू देखा यू हमारा आंसर दिखा। चलो अगले क्वेश्चन को कह रहा है क्या कि सड़क के एक सीधी सड़क पर दो बस कोई बस अपनी गति से चल रही है। हाँ, बड़ा बड़ा बिजोड़ क्वेश्चन दे दिया भाई। इसी को कहते हैं क्वेश्चन जो है ना लाजवाब देना। करा एक कार है जो 30 किलोमीटर पीछे है। जाहिर सी बात है कि 30 किलोमीटर कार पीछे होगा और तो बस आगे होगा। यहाँ पर बस लिख दो भाई, यहाँ पर कार को लिख दो, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना होगा। यहाँ पर देख लो डिस्टेंस दिया है भाई, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रखा है। कह रहा है कि ये बंदा को भी 3 घंटा भागना पड़ेगा और इसको भी 3 घंटा भागना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका स्पीड कितना दिया है, 42 किलोमीटर पर आवर है। ये बंदा अगर 3 किलोमीटर भागेगा सर तो कितना डिस्टेंस को कवर करेगा। तो ये आपका 3 दूना 6, 4 तिया 12, इतना को कवर करेगा। अब कह रहा है कि आगे पढ़े 3 घंटे बाद जो है ना 60 किलोमीटर आगे। यो देखो, हेलो, यहां से बंदा भागते 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 पहले इसको तय कर लेगा, इसको तय करेगा, फिर भागते 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 यहां भागेगा। तो पता चला कि बस यहीं पर रुका हुआ है, बस जो है यहीं पर, और कार जो है यहां पर पहुंच चुका है, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है तो 90। तो डेफिनेटली ये जो है ना सर 60 है। तो ये 60 दिया है, तो यहां पर हम आगे 60 किलोमीटर उससे चल चुके हैं, और इधर कितना 30 किलोमीटर, यानी कि 90 किलोमीटर हम ज्यादा भाग चुके हैं। किससे, इस बंदे से। यानी हमने कितना भाग रखा 216 किलोमीटर का डिस्टेंस। हम 30 किलोमीटर पीछे थे, लेकिन बाद में हम जो हो गए 3 घंटे बाद 60 किलोमीटर आगे। 30 किलोमीटर वो खाई को भरपाई किए, फिर उसके साथ भागते भागते चले, और फिर हम 60 किलोमीटर उससे आगे भाग गए। यानी कि हम वहां से और यहाँ का जो भरपाई कर करके कितना आगे भागे तो 90। अर्थात जो है ना वो बंदा कितना भागा था तो 126 किलोमीटर भागा था। हम भी 126 चले थे, और 30 किलोमीटर ये वाला भरपाई किया, और 60 किलोमीटर वो वाली भरपाई किया, यानी 90 किलोमीटर भरपाई ये हमारा आ गया। कह रहा है ना क्या 216 तो मिल चुका है। अब ये 216 जो है ना कार का डिस्टेंस हो गया। कार का डिस्टेंस हमारा 216, और कार द्वारा जो समय लगा है वो कितना घंटा है तो 3 घंटा लगा है। तो स्पीड निकाल लो भाई। तो 216 भागा 3, 3 से गया तो 7, और 3 6, 72 किलोमीटर होगा गुरु। तो इस चीजों को ध्यान रखना है कि कितना हम भरपाई कर चुके हैं। कुछ कर्जा आपका भी तोड़े थे, और कुछ कर्जा आगे भी किसी को दे दिए, यानी कि कुछ पैसा हम कर्ज दे करके उससे आगे भाग चुके हैं, यानी हम ज्यादा कमा लिए। हाँ चलो भाई, देखो यहाँ पर कह रहा है ना कि 9 से कटने वाली, 9 से कटने वाली संख्या याद रखना है आपको। 9 से कटने वाली संख्या कौन हो सकता है, तो उसका सम जो होगा, डिजिट ऑफ सम ऑफ डिजिट जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 9 होगा। तो आप इसको देख लोगे ना, 10 2 12 1 13, और 13 और 7 जो हो गया 20, और 1 21। 21 के बाद बताओ सर कौन ऐसा नंबर है, तो 21 के तुरंत लेटेस्ट में बताओगे तो 27 होगा भाई। 21 के तुरंत बाद में कौन सा नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल होगा, तो 27 ही होगा ना। तो 27 यहां होने के लिए कितना लाना पड़ेगा, तो ये तो डिविजिबिलिटी रूल याद रखना पड़ता है ऐसे प्रश्नों के। देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। ये डाटा जो सीक्वेंस दिया है, ये जो सीक्वेंस दिया है ये 45 पर दे रखा है। कंपनी 5 2015 का सी देखना है। सी कम, देखिए यहां पर थोड़ा सा मिसिंग है भाई क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन किसका है, तो देखिएगा नीचे डॉट जो है ना सर ये बता रखा है ये का है, ये वाला बता रहा है बी का है, और ये बता रहा है ना सी का है। फर्स्ट वाला ए का है, सेकंड वाला बी का है, और थर्ड वाला सी का है। हमें उठाना क्या, तो 2015 का सी, तो 2015 में सी ये वाला वैल्यू, ये कितना पर बैठा हुआ है, ये 45 पर, ये आपका 55 पर। और 2018 का बी, 2018 का बी मतलब सेकंड वाला टर्म, तो सेकंड वाला टर्म जो है किसके किसके बीच में है, तो इसके इसके बीच में 45 है। 50 और 60 के बीच में 55 है सर। यहां पर आपका कितना है तो 55 है भाई।
तो 55 यहाँ है और 45 यहाँ है, तो अंतर कितने का है? 10 का है। तो 10 में ये लाख टन में है, क्या चीज में है देख लो क्लियर। ये भी भाई साहब नहीं लिखे। ये आपका दिया हुआ है सीमेंट का उत्पादन लाख टन में है, लाख टन में है तो लाख टन में यहाँ होगा। यहाँ पर छूटा हुआ है, यहाँ है भाई, देखो ये लिखा हुआ लाख टन में, बिल्कुल सही है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग क्या है ना कि ये ग्राफ किसका है, तो यहाँ पर एक पहला ग्राफ ए का है, दूसरा ग्राफ बी का और तीसरा ग्राफ सी का है। तो भाई आपको ये करना था, जब हमें मालूम चल चुका है कि ए बी सी का है ना, तो आप सीधी बात है यहाँ पर एक बार देख लो। फर्स्ट वाले में कह रहा है कि 2015 का सी, 2015 का सी यहाँ बैठा हुआ है, 2018 का बी यहाँ बैठा हुआ है। तो इसकी वैल्यू आप देख रहे हो कितना है? 45। इसकी वैल्यू कितना है? 55। दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितने का है? 10 लाख टन का है। तो 10 लाख टन यहाँ पर बैठा है, ये आंसर लगाओगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में के बाद वाले प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।